हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम अपने पॉलिटी का पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। पार्ट 2, द रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स। ओके, स्टार्ट्स करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल, एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द एस्पिरेंट इनविंसिबल ही इसी नाम से है, आपको वहाँ से सारी PDF स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। फंडामेंटल राइट, द रिमेनिंग फंडामेंटल राइट। सो आर्टिकल 22 हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होना है, जो हमने वहाँ तक 21 तक पढ़ लिया था। नाउ सो आर्टिकल 22 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 22 हमें कहता है सिंपली प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपका जब अरेस्ट होगा, डिटेंशन होगा, तो आपके पास में कौन से फंडामेंटल राइट आपके पास में रहेंगे। फर्स्ट पार्ट इज टॉक अबाउट द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, जब आम कानून के तहत आपका गिरफ्तारी होती है, इसके बारे में बात करता है फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट इज टॉक्ड अबाउट द केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन सेकंड पार्ट में है। नाउ फर्स्ट केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। अब यहाँ पर होगा क्या, कौन से अधिकार आपके पास में है जब आप अरेस्ट हो रहा है, आपका अरेस्ट होता है, तो आपके पास कौन से अधिकार है, आप कह सकते हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सिंपल। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, फर्स्ट राइट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट। आपको किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा पुलिसमैन को। राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब आप एडवोकेट हायर कर सकते हो, ये आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट इज राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। तो आपकी गिरफ्तारी से 24 घंटे अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा पुलिस को। इसमें जर्नी टाइम एक्सक्लूड किया जाता है। अगर आपको किसी और प्रदेश से, किसी और स्टेट से अरेस्ट किया गया है, तो आने जाने का टाइम इसमें एक्सक्लूड होगा। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर द 24 आवर्स, आफ्टर द 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथोराइज द फर्दर डिटेंशन। अदर मजिस्ट्रेट ने आपके कस्टडी को कंटिन्यू करने के लिए नहीं पावर दिया है, परमिशन नहीं दिया है, तब आपका रिलीज होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। सिंपल हो गया। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ राइट्स। सो एप्लीकेबिलिटी का राइट्स के लिए किस के लिए एप्लीकेबल है? राइट्स नॉट अवेलेबल टू द एनिमी एलियन। जो एनिमी एलियन है कौन होते हैं, हम सिटीजनशिप वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उनको अवेलेबल नहीं रहेगा। सिंपल हो गया। एंड नॉट अवेलेबल टू द पर्सन अरेस्ट और डिटेंड अंडर आ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए रहेगा, वो फर्स्ट पार्ट अप्लाई नहीं करेगा। अब सेकंड पार्ट है क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, इसके बारे में अगर जानना है, सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका रिकॉर्ड ऐसा है, या फिर आपके ऊपर शक है सरकार को या फिर सिंपली पुलिस को, कि आप आने वाले समय में कुछ डेंजर प्रोड्यूस कर सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका अरेस्ट किया जा सकता है, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आप कोई गलत काम कर सकते हो, इस शक के बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जाएगा। दैट इज़ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो यहाँ पर कौन से राइट्स रहेंगे आपके पास में? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द ग्राउंड्स, किस वजह से आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया जा रहा है, ये बताना पड़ेगा। एक्सेप्शन है, हर बार बताना जरूरी नहीं होगा। एक्सेप्शन क्या है, कब बताना जरूरी नहीं होगा? ग्राउंड्स नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इफ डैट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो गया आपको बताना कि किस ग्राउंड पे आपका अरेस्ट हो रहा, तो ज़रूरी नहीं है आपको बताया जाए कि आपको प्रिवेंट किया जा रहा है, आपको नज़रबंद किया जा रहा है। किस बेसिस पे किया जा रहा है, ये बताना भी ज़रूरी नहीं है हर बार। सिंपल है। टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। तो रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर का मतलब सिंपल है, आपको किसने परमिशन दी है, तो जो भी अथॉरिटी ने आपका डिटेंशन के लिए ऑर्डर दिया होगा, वो ऑर्डर देखने का पास राइट आपके पास में रहेगा। मनमाने तरीके से डिटेंशन नहीं होगा। डिटेंशन किसी अथोराइज्ड ऑफिस से आया है, अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है, ये आपका अधिकार है देखने का। सिंपल। नेक्स्ट इज राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर द 3 मंथ अनलेस द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड सजेस्टेड अदरवाइज। समझ में आ गया? आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन की डेट से 3 महीने के अंदर 3 महीने के बाद आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाई है, वो हाई कोर्ट के जज उसमें रहते हैं, अगर उस बोर्ड ने आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन को कंटिन्यू करने के लिए सजेस्ट नहीं किया है, इस केस में आपको 3 महीने बाद छोड़ना पड़ेगा पुलिस को। सिंपल हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड में। और एक्सेप्शन आपने समझ लिया। एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि किसके एप्लीकेबल रहेगा, अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियन। तो सिटीजन्स पे भी लगेगा जिन सिटीजन से खतरा है, और एलियन के लिए भी लगेगा जो भारत के नागरिक नहीं है, और दोनों पे ये एक्सेप्ट रहेगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर विद रिस्पेक्ट टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन का मतलब है कि कौन एक्ट बना सकता है, कानून बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। तो कुछ केसेस में एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है पार्लियामेंट की, कुछ केसेस में एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। फॉर एग्जांपल डिफेंस,
फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा। सेकंड केस में बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं। कौन से केस हैं वो? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फॉर एग्जांपल एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, यहाँ में कुछ खतरा है, यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है। देन द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, देन मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाई एंड सर्विसेज एसेंशियल्स टू द कम्युनिटीज़। सिंपल हो गया। एक केस आपको याद करना चाहिए, कहाँ पर पार्लियामेंट के पास में एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, कहाँ पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23। अब देखते हैं हम आर्टिकल 23। 22 समझ में आ गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। आर्टिकल 23 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है, इसके खिलाफ आपके पास आर्टिकल 23 और 24 है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 23 एंड 24। याद रखिए 23 एंड 24 आर रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नाउ आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आपसे कोई भी बेकार मजदूरी नहीं करा सकता है, फोर्स लेबर नहीं करा सकता है, मजदूरी है ना, ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकता है, स्लेब है ना, गुलामी नहीं करा सकता है, और आपका ट्रैफिक नहीं किया जा सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इट इज़ इलीगल। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज वेल एज द फोर्स लेबर इज इलीगल अंडर आर्टिकल 23। नेक्स्ट आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। बाल मजदूरी कराना गैर कानूनी रहेगा। बाल मजदूरी कराना गैर कानूनी रहेगा। डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 23 और 24 दोनों अगर साथ में पढ़ लें हम तो आसानी से कंपैरिजन करते हुए चले जाएंगे। नाउ आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स। आर्टिकल 23 मना करता है किस किस बारे में? ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग। आर्टिकल 23 किस किस चीज़ में मना करता है? ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन मतलब इंसानों का तस्करी नहीं की जा सकती है। बैगर यानी फोर्स लेबर के लिए मना करता है। अदर सिमिलर फोर्स ऑफ द फोर्स लेबर, किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है अंडर आर्टिकल 23। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 23, 24, 25, 26 इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। 24 कहाँ कहता है? 24 कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल के नीचे बच्चे यहाँ पर काम नहीं कर सकते। कहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं? आपके फैक्ट्री में, माइंस में और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर खतरा है वहाँ पर आप मजदूरी नहीं करवा सकते हैं बच्चों से। सिंपल है। एप्लीकेबिलिटी की बात कर लें, किस किस के लिए एप्लीकेबल रहेगा ये सारी की सारी चीज़ें? तो बोथ सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए रहेगा। प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल प्राइवेट। तो स्टेट भी नहीं करा सकता है, राज्य भी नहीं करा सकता, प्राइवेट पर्सनस भी नहीं करा सकते, सरकार भी आपसे कानून नहीं करा सकती, ये सारे काम नहीं करा सकती है। साथ ही साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 की बात करें तो बाल मजदूरी ऑल चिल्ड्रंस रिगार्डलेस ऑफ द सिटीजन स्टेटस, मतलब सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है, नॉन सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है, दोनों सेम चीज़। एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन कहाँ पर है? एक्सेप्शन कहाँ पर है? तो आपका एक्सेप्शन जो है यहाँ पर है स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विसेज। स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विसेज कहाँ? पब्लिक पर्पज़ के लिए। किसके लिए? मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस के लिए। एक्सेप्शन समझ में आ गया। चाइल्ड लेबर में कोई एक्सेप्शन नहीं है। नो प्रोहिबिशन फॉर द हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। एक्सेप्शन क्या होगा? हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, जहाँ पे मजदूरी नहीं हो रही है। जैसे छोटा बच्चा एक्टिंग कर सकता है, तो फिल्मों में एक्टिंग करना कोई हार्म नहीं है, वहाँ पे मजदूरी नहीं कहलाएगी। सेम चीज़ है मिलिट्री सर्विस के लिए आप मना नहीं कर सकते हो, तो सरकार जब ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा कानून बना सकती है कि आपसे मिलिट्री सर्विस कराई जाए, सोशल सर्विस कराई जाए। सिंपल हो गया। देन लेजिस्लेशन मेड की बात करें, इसमें कौन कौन से कानून बनाए गए हैं इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अब तक कौन कौन से कानून देश में हैं हमारे पास में जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। नाउ सो लेजिस्लेशन मेड टू चेक द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं देश में? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 1956, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉल्यूशन एक्ट 1976 1976 एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज एक्ट आर देयर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये आपके मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं? फर्स्ट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, 2016 का कानून है नया। देन अमेंडमेंट टू द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन है 1986 में अमेंडमेंट आया था। इट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन द ऑल ऑक्यूपेशंस।
तो जो कानून है बाल मजदूरी वाला, ये हमें मना करता है, बाल मजदूरी से मना करता है हर जगह, ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस, एंड इट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एडोलसेंट। एडोलसेंट कौन है? जो 14 साल से 18 साल के बच्चे रहते हैं उन्हें एडोलसेंट बोलते हैं। इन सर्टेन हैजार्डस ऑक्यूपेशन इन द प्रोसेसेस, यहाँ पे इनको मजदूरी नहीं कराई जा सकती, काम नहीं कराया जा सकता है। दीज आर द नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। These are the fundamental right under for your purpose of right to freedom of religion। सिंपल हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल 25 के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ व्हाट? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इस सब के बारे में आर्टिकल 25 हमें बोलता है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिलीजन। एंड आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25, 26, 27, 28। अब 25 को डिटेल में पढ़ते हैं। 25 डिटेल में क्या कहता है? 25 डिटेल में कहता है फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल, किस किस प्रकार की इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाएगी। तो फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या है? यहाँ पे कंसाइंस का मतलब है आप इनर फ्रीडम है रिलेशन टू गॉड, आपके साथ आपका भगवान के क्या रिलेशन रहेगा, आपकी आस्था है, अनास्था है, जो भी है, आपको पूरा फंडामेंटल राइट है अपने अंदर भगवान के लिए जो भी बिलीव रख सकते हो वो रख सकते हो। सेकेंड इज प्रोफेस मतलब क्या है? राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब है डेक्लेरेशन ऑफ द रिलीजियस बिलीव, आप जो भी मानते हो, धार्मिक आस्था जो भी है आप बोल सकते हो, किसी और को बता भी सकते हो। राइट टू प्रैक्टिस राइट टू प्रैक्टिस में आता है कि वर्शिप रिचुअल्स और आपका सेरेमनीज, आप जो भी वर्शिप करना चाहे, जिस तरीके से पूजा पाठ करना चाहते हो इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोपोगेट, आप प्रोपोगेट भी कर सकते हो। प्रोपोगेट का मतलब होगा ट्रांसमिशन एंड डिसिमिनेशन ऑफ द वंस रिलीजियस बिलीव, अपने बिलीव के बारे में दूसरों से बात करना, चर्चा करना, उसे बताना। बट देयर इज़ अ नो राइट टू फोर्सफुली कन्वर्ट, आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो अपनी आस्था को फॉलो करने के लिए। सिंपल हो गया। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा? सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, दोनों, नागरिक और गैर नागरिक दोनों हैं, इन सब के लिए ये कानून फंडामेंटल राइट रहेगा। एक्सेप्शंस की बात कर लें, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, अदर प्रोविजंस आर द एक्सेप्शंस। तो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 25 का एक्सेप्शन क्या है? प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मोरालिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, ये आपके एक्सेप्शन हैं। अगर आपने पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ को इंजरी पहुंचाई है किसी और के भी, तो आपको एक्सेप्ट मिलेगा, आप फंडामेंटल राइट इन्जॉय नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 25। देन स्टेट परमिटेड टू, स्टेट क्या कर सकता है यहाँ पे? रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएट विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, सेकुलर एक्टिविटी। देन इट प्रोवाइड सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म थ्रू ओपन द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पब्लिक करेक्टर टू ऑल क्लासेज एंड सेक्शन ऑफ द हिंदूज, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। ये तीन भी हिंदू डेफिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 किसके बारे में हमें बात करता है? आर्टिकल 26 हमें बताता है इंटायर रिलीजियस डिनोमिनेशन और इट्स सेक्शन। तो कोई भी धर्म है उसके सारे अनुयायी या फिर कुछ लोग, इसको आर्टिकल 26 मिलता है। आर्टिकल 26 किसके बारे में बात करता है? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। कौन कौन से अधिकार रहेंगे धार्मिक लोगों को, एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले लोगों को? राइट टू एस्टेब्लाइज एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन, right to establish and maintain the institution for the religious and the charitable purpose. Then right to manage its own affair, matter of the religion, आपने मंदिर बनाया, आप मंदिर बना सकते हो, चैरिटी इंस्टीट्यूशन बना सकते हो अपने धर्म के लिए, और उसको मैनेज करने के लिए भी अधिकार है आपके पास में। नेक्स्ट इज राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप गाड़ी भी खरीद सकते हो ट्रस्ट के लिए और मकान भी खरीद सकते हो। नेक्स्ट इज राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के हिसाब से इन सभी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने का अधिकार आपके रहेगा। आपने कोई मंदिर का ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट को कानून के दायरे में रहकर आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। आर्टिकल 26 ये कहता है। एक्सेप्शन की बात करें, अगेन सेम एक्सेप्शन है। पब्लिक ऑर्डर को खतरा नहीं होना चाहिए, मोरालिटी नहीं खतरा होना चाहिए, और हेल्थ। इन तीन चीज़ों को हमेशा याद रखिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इन तीन चीज़ों को कभी भी खतरा नहीं होना है, नहीं तो आपके फंडामेंटल राइट कैंसिल कर दिए जाएंगे अंडर आर्टिकल 25। सिंपल है। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू योर आर्टिकल 27, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 27 क्या कहता है? इट सेज दैट
नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन। अगर आप मंदिर का एक रथ यात्रा निकालना चाहते हो तो आपकी रथ यात्रा पे कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, आपके मंदिर पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज़ दी अंडर आर्टिकल 27। सो इट इज़ रिलेटेड टू पॉजिटिव सेकुलरिज्म, दैट इज़ पॉजिटिव सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया। सिंपल है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है सिंपली, आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अगर कोई व्यक्ति रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहता है तो उसको आज़ादी रहेगी, कोई उससे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। किस किस केस में? तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से शिक्षण संस्थान में, और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड अंडर आर्टिकल 22 और नॉट, कौन से इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कहाँ पे दे सकते हो, कहाँ पे नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहला इंस्टीट्यूशंस अगर हम देखें कि इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन बाय द स्टेट, सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में क्या कंडीशन है? कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लाइज अंडर एनी एंडोमेंट ऑफ द ट्रस्ट। मान लीजिए सरकार उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। फॉर एक सिंपल एग्जांपल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट इट वाज एस्टेब्लाइज बाय सम अदर पर्सन और ट्रस्ट। तो ये हो गया, यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिट रहेंगे, रिलीजियस सिस्टम परमिट रहेंगे, यहाँ पर परमिट नहीं रहेंगे क्योंकि सरकार ने कोई भी संस्थान बनाई है, सरकार ने ही बनाई है, सरकार ने ही उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। सेकंड है कि सरकार इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही है बट इसको बनाया किसने था, एस्टेब्लाइज किसने किया था? किसी और ने बनाया था, जो ट्रस्ट ने किया था क्या किसी इंडिविजुअल ने किया था, वहाँ पे परमिट रहेगा। थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस हो सकता है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड है, राज्य का कोई लेना देना नहीं है, स्टेट ने, सरकार ने उसको रजिस्टर करके रखा है, इंस्टीट्यूशंस है, उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया स्टेट के साथ में, रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट हो गया। नाउ इस केस में क्या हो जाएगा? वॉलंटरी बेसिस होगा, कंसेंट जरूरी है, आप किसी पे थोप नहीं सकते, किसी पे थोप नहीं सकते। आप सिंपल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर लीजिए। प्राइवेट स्कूल में अगर जाते हो, अगर आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेने हैं तो लीजिए, नहीं लेने तो नहीं लीजिए, कोई भी आपके साथ में फोर्स नहीं कर सकता। सिंपल हो गया आंसर, वॉलंटरी बेसिस पर रहेगा, किसकी मर्जी है वही प्रार्थना करेगा जो भगवान से रिलेटेड है, जो नहीं करना चाहता वो नहीं करना चाहता, किसी पे थोपी नहीं जाएगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। देन कम्स द इंस्टीट्यूशंस रिसीव्ड एड फ्रॉम द स्टेट, जो सरकारी मदद लेते हैं, जिनको स्कॉलरशिप वगैरह या फिर फंड मिलता है स्टेट से, तो फंड अगर मिलता है तो यहाँ पे क्या रहेगा? सेम वॉलंटरी बेसिस पे, कंसेंट इज रिक्वायर्ड, सेम थिंग है, किसी के साथ फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। तो सिंपल स्पेशल केस है प्राइवेट, जो ये वाला केस परमिट है जहाँ पे रिलीजियस एंडोमेंट में बनाया था लेकिन सरकार उसको सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट करती है। सरकारी ऑफिसेस में, सरकारी स्कूल्स में, सरकारी कॉलेजेस में कोई भी परमिशन नहीं है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अंडर आर्टिकल 28। सिंपल हो गया। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 29 एंड योर 30। So cultural and educational right. Cultural and educational right are the unique rights of Indian Constitution. Unique rights हैं, very unique rights हैं, और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नहीं मिलते हैं कल्चरल एजुकेशनल राइट। इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, 29 और 30 स्पेशल राइट्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस में। अभी बात करते हैं 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी यहाँ पे वर्ड है। आर्टिकल 21A कहता है इट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन मतलब कोई भी नागरिक हो, बस नागरिक होना चाहिए भारत देश का, उसके राइट्स रिकॉग्नाइज करता है, उसको अधिकार होगा। किससे रिलेटेड? उसकी लैंग्वेज से रिलेटेड, उसके स्क्रिप्ट से रिलेटेड और उसके कल्चर से रिलेटेड। आर्टिकल 29(1) कहता है। 29(2) क्या कहता है? इट प्रोहिबिट स्टेट, मतलब स्टेट को रोकता है फ्रॉम मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट? रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, एनी ऑफ देम। लैंग्वेज के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा राज्य के द्वारा। वाइल ग्रांटिंग एक्सेस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ दैट। तो सिंपल है, अगर आपका MBBS कॉलेज में, IIT में एडमिशन लेना है तो इसके बेस पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, धर्म के आधार पे, धर्म, जात, भाषा, रेस, एनी ऑफ देम। सिंपल हो गया। 29(2)
यहाँ पर नोट है, स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज अवेलेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ इंक्लूडिंग द मेजॉरिटी। तो आर्टिकल 29 मेजॉरिटी पे भी लगता है। वाई? अब आप बोलोगे सर यहाँ तो मैंने माइनॉरिटी की बात हो रही थी, जब माइनॉरिटी की बात हो रही थी मेजॉरिटी कहाँ से आ गया? मेजॉरिटी इसलिए आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि संविधान में जो लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज लिखी गई है आर्टिकल 29(1) में, वो है एनी सेक्शन ऑफ सिटीज़न। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीज़न की वजह से यहाँ पर मेजॉरिटी भी इंक्लूड है। एप्लीकेबिलिटी सिटीज़न ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन इंडिया, इनके लिए एप्लीकेबल है। अब आर्टिकल 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 सिंपली इसके माइनॉरिटी के आगे राइट्स बताता है। तो आर्टिकल 30 ग्रांट्स राइट्स टू माइनॉरिटी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यहाँ पर हैं। तो शब्द याद रखिए, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात है आर्टिकल 30 में, कहीं और पे नहीं है। नाउ आर्टिकल 31 क्या कहता है? राइट टू एस्टेबलाइज कर लो या फिर एडमिनिस्टर कर लो। किसको? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइसेस। अपने हिसाब से किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार रहेगा माइनॉरिटीज़ को। एस्टेबलाइज करने का भी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी रहेगा। आर्टिकल 31A क्या कहता है? राइट टू गेट द एडुकेट कंपनसेशन इफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द स्टेट। अगर राज्य आपकी प्रॉपर्टी ले लेता है तो आपको एडिक्वेट कंपनसेशन मिलेगा। आर्टिकल 32 क्या कहता है? 32 द स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा इंस्टीट्यूशन से। माइनॉरिटी से बात नहीं हो रही है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 29 माइनॉरिटी से रिलेटेड है, आर्टिकल माइनॉरिटी और आर्टिकल 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो कौन सी माइनॉरिटी? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले। तो आर्टिकल 30 कन्फर्ड ओनली टू दी माइनॉरिटी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की बात है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, धर्म के आधार पे माइनॉरिटी और भाषा के आधार पे माइनॉरिटी। अनलाइक आर्टिकल 29 विच एक्सटेंड टू दी ऑल द सेक्शन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल 29 ऑल द सेक्शन के लिए है, बट आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। याद हो गया? माइनॉरिटी का मतलब क्या है? टर्म हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में किसी भी प्रकार की डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी माइनॉरिटी से रिलेटेड। अब माइनॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट बताएगा या पार्लियामेंट बताएगा। नाउ आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड लास्ट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट। सो आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब क्या है? संविधानिक उपचार। संविधान आपको कुछ उपचार देगा, सुधार देगा, दवाई कर देगा। कब दवाई करेगा? आप अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन करता है। तो बी आर अम्बेडकर सर ने क्या बोला? बी आर अम्बेडकर सर ने बोला आर्टिकल 32 इज़ दी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 32 इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इवन। सिंपल हो गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इट कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन। किस किस के बारे में है आर्टिकल 32? पहला, आर्टिकल 32 कहता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का लागू कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट वर्ड लिखा है, क्लियर कट वर्ड है सुप्रीम कोर्ट। डाउट नहीं करना, कोई और कोर्ट नहीं जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना सीधे। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू ऑर्डर और डायरेक्शन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट, जिसे रिट्स बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, आप चले गए फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा। नाउ पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू द डायरेक्शन और ऑर्डर द रूल्स। अब कोई और कोर्ट जा सकते नहीं जा सकते, कौन बताएगा? पार्लियामेंट बताएगा। सिंपल, द एबव कैन बी डन विदाउट प्रीजुडिस टू द एबव पावर कन्फर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को मना नहीं कर सकता पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट तो पहले से फिक्स है, जो संविधान ने बताया। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई और कोर्ट सुन सकता नहीं सुन सकता, ये पार्लियामेंट बता सकती है। एनी अदर कोर्ट डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट एज अ हाई कोर्ट हैज़ बीन द कन्फर्ड सच एज पावर अंडर द आर्टिकल 2022। तो यहाँ पर जो अदर कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है, कोई और कोर्ट की बात हो रही है। तो सिंपल, अब कौन कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट बच गया, क्योंकि हाई कोर्ट पहले से है अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर है फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग है। तो इनकी पावर ना छीन सकता है ना इनके, ये बात हो रही है। पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी पावर दे सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट सेल नॉट बी सस्पेंडेड। ये सस्पेंड कभी नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है। तो आर्टिकल 359 जो है क्या कहता है? प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल
2021 ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है इस केस में आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सस्पेंड कर देगा आपका कोर्ट जाना, बस एक्सेप्ट रहेगा आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। तो फंडामेंटल राइट को एनफोर्समेंट करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर राष्ट्रपति चाहे, सरकार चाहे, इन द केस ऑफ इमरजेंसी के समय पे, सिंपल है। नाउ सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से रेट जारी करता है, कौन कौन से रेट जारी करेगा? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 232 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है। नाउ अभी इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से रेट जारी करेगा। पहला रेट है हैबियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्जरी एंड फिफ्थ इज को वारंटो। नाउ इसका मतलब हम समझ लेते हैं, इनका मतलब समझ लें डायरेक्ट हम सिंपल कि हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है। हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया या किसी और ने डिटेंशन कर लिया, सरकार ने या फिर पुलिस ने या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने आपकी किडनैपिंग हो गई है, कस्टडी में ले लिया है, तो आपके फंडामेंटल राइट के लिए कौन सा रेट जारी होगा? हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होगा टू हैव द बॉडी ऑफ, इस व्यक्ति की आप बॉडी मेरे सामने लाइए, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। नेक्स्ट इज मैंडेमस। मैंडेमस यानी वी कमांड, हम कमांड देते हैं। अगर कोई अथॉरिटी, कोई ऑफिस आपके काम करने से मना कर दे, अगर आपके अधिकार को मना कर दे, फंडामेंटल राइट के लिए अंडर आपका कोई काम नहीं होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मैंडेमस। मैंडेमस यानी वी कमांड, हम कहते हैं आप इसको काम करिए, ये काम आपका करने वाला है। देन प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी टू फॉरबिड, यानी मना कर देना। मना क्यों कर देना है? अब जब कोई ऑफिस अथॉरिटी है अपनी पावर से ज़्यादा आगे बढ़ के काम करेगा तो उसको मना करेगा सुप्रीम कोर्ट कि आपको ये काम नहीं करना। सरसरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो एक लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है या फिर सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अपनी लिमिट औकात से बाहर जाके काम करेगा, अपनी लिमिट से बाहर जाके काम करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कौन सी रेट जारी करेगा? सरसरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इधर अपना केस मुझे भेज दो, सुप्रीम कोर्ट कहेगा मैं आपको सर्टिफाइड करके देता हूँ, आपको ये नहीं करना है काम। नेक्स्ट इज को वारंटो। को वारंटो में क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ सकती है और अथॉरिटी से पूछ सकती है, ऑफिस से पूछ सकती है, आपने ऐसा काम किस अधिकार के चलते किया है, क्या आपके पास में इतनी अथॉरिटी है या नहीं है। डेट इज़ मतलब अब को वारंटो। फिर से थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं, यही मतलब है या नहीं है। तो हैबियस कॉर्पस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन कॉज एनी पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड, किसी का जेल हो गया या फिर डिटेन्ड हो गया है, उसको बुला सकता है फिजिकली ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। कोर्ट कैन देन एग्जामाइन द रीज़न, एग्जामाइन करेगा रीज़न को, क्या रीज़न है, वैलिड रीज़न है आपका डिटेंशन करने का, और नो लीगल जस्टिफिकेशन ऑफ हिज डिटेंशन ही कैन बी सेट फ्री। नोट, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी, दोनों के खिलाफ जा सकता है। नेक्स्ट इज सिंपली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैंडेमस का मतलब क्या है? ऑर्डर टू पर्सन हो, कॉरपोरेशन हो, लोअर कोर्ट हो, पब्लिक अथॉरिटी हो, स्टेट अथॉरिटी टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ड्यूटी। अगर आपने ड्यूटी नहीं की है तो आपका मतलब है राज्य सरकार ने, ऑफिस ने, किसी भी पब्लिक ड्यूटी ने, तो इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और अ बॉडी टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं हो सकता है, प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए नहीं जारी किया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए जारी नहीं किया जा सकता है जो जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट करे। सिंपल हो गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कहता है? आपकी जो ड्यूटी है, अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करते हो तो मैं आपको ऑर्डर करूँगा ऐसा करने के लिए। सिंपल हो गया। प्रोहिबिशन का मतलब क्या हो गया है? प्रोहिबिशन का मतलब हो गया आपका प्रोहिबिशन का मतलब सिंपली हो गया इट इशूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जाएगा, मतलब हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देगा, ट्रिब्यूनल को देगा। टू प्रिवेंट लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इस ज्यूरिडिक्शन, आपके जो अधिकार नहीं है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाएगा कोई भी कोर्ट, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकेगा, आपको ऐसा नहीं करना था। इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। सिंपल हो गया प्रोहिबिशन। सरसरी क्या हो गया? सरसरी की अगर हम बात करें, इट इशूड बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इधर टू ट्रांसफ़र करने के लिए कह सकता है, या फिर विद द लेटर टू सेल्फ, और इसको ऐसे यानी मना करने के लिए, बिल्कुल ख़त्म करने के लिए कह सकता है, ये जो मैटर चल रहा है, ये जो केस चल रहा है, इसको ख़त्म कर दो, इस केस को ख़त्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट को भेज सकता है। नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडी एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑफ द बॉडीज। सिंपल है।
किसके लिए अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देगा, क्यों देगा, सर्टिफाइड ट्रांसफ़र करने के लिए होता ना। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से MP हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया केस, सरसरी इशू करेगा, सरसरी, ठीक है। देन कम्स दी को वारंटो बाय वातावरण अथॉरिटी। यहाँ पे होता क्या है, इशू बाय द कोर्ट इंक्वायरी करेगा लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। तो जो भी पब्लिक ऑफिस में आपने साइन किया, आपने किस अधिकार से किया, कि आपके पास में इतनी पावर है, क्या इतनी अधिकार है इस काम करने के लिए। इट प्रिवेंट द इलीगल असरपेशन ऑफ द पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ द मिनिस्ट्रियल ऑफिस ऑफ द प्राइवेट ऑफिस। सिंपल हो गया। अब आर्टिकल 32 से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट हैं। ट्रांसफर्ड और टू प्रोहिबिट हायर कोर्ट ऑन जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और प्राइवेट individuals of the body cannot available against. Now some important points related to article 32 inferred from the article 32. article 32 से कुछ important बातें निकल के आती हैं जो याद करने वाली चीज़ें हैं। तो ये कौन कौन सी बातें हैं। पहली चीज़ है आर्टिकल 32 मेक्स सुप्रीम कोर्ट प्रॉक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आपसे सुप्रीम UPSC पूछ सकता है हु इज़ द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ टू एंटरटेन एन एप्लीकेशन टू सीकिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आप फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हो कि आपका वायलेशन हुआ है, आपकी मदद करें, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए मना नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ ओरिजिनल एंड वाइड, नॉट एक्सक्लूसिव। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ओरिजिनल है। ओरिजिनल का पावर है जो संविधान ने उसको दिया है। आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो। ओरिजिनल का मतलब होता है डायरेक्ट जा सकते हो, नॉट बाय द वे ऑफ अपील। अपील के थ्रू जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रुक कर सकते हो। और एक्सक्लूसिव भी नहीं है। एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है क्योंकि सेम पावर हाई कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 226 में। हाई कोर्ट के पावर भी पावर है, एक्सक्लूसिव पावर नहीं होगी। एन एग्री पर्सन सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील। ये हो गया। नाउ रिट जुरिडिक्शन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कंपैरिजन कर लें रिट जुरिडिक्शन की, तो दोनों में कौन किसकी ज़्यादा है। सबसे पहले एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या सुप्रीम के पार्ट की पावर है? हाँ है। हाई कोर्ट के पास पावर है? हाँ है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एनफोर्समेंट के लिए। नेक्स्ट इज फॉर एनी अदर पर्पस एनफोर्समेंट ऑफ द लीगल राइट। लीगल राइट के लिए किसके पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पावर नहीं है और हाई कोर्ट के पास पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, हाई कोर्ट के पास पावर है। देन कम्स द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन देखें, सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या रहेगा? थ्रू आउट द इंडिया। हाई कोर्ट का क्या रहेगा? विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द पर्टिकुलर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जितना जुरिडिक्शन है उतना ही रहेगा। एक्सेप्शन क्या हो सकता है इसमें? आउटसाइड द जुरिडिक्शन ओनली इफ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन द जुरिडिक्शन। अगर कॉज ऑफ एक्शन है, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र के पर्सन ने यूपी में जाके क्राइम कर दिया, तो अब महाराष्ट्र का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, लेकिन यूपी हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें जजमेंट कर सकता है। सिंपल हो गया। सेकंड इज एक्सरसाइज ऑफ द रिट पावर। रिट पावर की बात करें तो मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है, कैन नॉट रिफ्यूज, बट हाई कोर्ट हैव डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब है मना कर सकता है, मनमानी कर सकता है कि नहीं मेरे पास नहीं आओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सिंपल है। अदर राइट्स की बात करें, अदर आर्टिकल 33 बचा, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35, इनके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 एम्पावर पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट यानी ख़त्म कर सकता है। मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, किसके लिए? आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी और एनालोगस फोर्सेस। तो आपने देखा होगा जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनको बराबर फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं है। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट के लिए पावर देता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? इट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ इन द फोर्स इन एनी एरिया विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मार्शल लॉ किस फंडामेंटल राइट आर्टिकल के तहत आता है? मार्शल लॉ आता है आर्टिकल 34 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल 35 किसके बारे में बात करता है? 35 बात करता है ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू इफेक्ट द सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स, दैट इज कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट पावर है कानून बनाने के लिए। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट में प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज अ कंडीशन, है ना, आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, नौकरी में नहीं चाहिए, ये पार्लियामेंट बताएगा। और सेम आर्टिकल 17 पनिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में कौन सी कानून बनेगा, नहीं बनेगा, कितनी पनिशमेंट रहेगी, नहीं रहेगी, ये कौन बताएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, और कोई नहीं बता सकता। सिंपल। अब देखते हैं कुछ राइट्स आउटसाइड द पार्ट 3। फंडामेंटल राइट के अलावा भी हमें जो अधिकार दिए हैं संविधान ने, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कौन कौन से अधिकार हैं यहाँ से? जल्दी से। आर्टिकल 265, आर्टिकल 300A
एंड आर्टिकल 301, आर्टिकल 326। अब आर्टिकल नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट एक ही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करो, लीगल और नॉन फंडामेंटल राइट, तीन शब्द के नाम से जाने जाते हैं। अब आर्टिकल 265 किसके बारे में कहता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। कानून नहीं है देश में तो बिना कानून के हिसाब से आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकता है। आर्टिकल 300 क्या कहता है? आर्टिकल 300 कहता है डेप्राइव ऑफ द प्रॉपर्टी, नो पर्सन शैल बी डेप्राइव बाय द प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एबॉलिश द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, रिपीलिंग आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 31 इंस्टीट्यूट आर्टिकल 300(a) राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। समझ में आ गया? पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको 44 संविधान संशोधन से इसको लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 301 ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्री रहेगा। आपसे शादी करने का कोई टैक्स नहीं ले सकता है, इंटरकोर्स करने का, कॉमर्स करने का और ट्रेड करने का, ठीक है, टैक्स लगेगा ट्रेड पे, सामान खरीदने बेचने पे, बट इस बात का पैसा नहीं ले सकता है कि आप किसी और राज्य में जाके ट्रेड क्यों कर रहे हो, कॉमर्स क्यों कर रहे हो, इस बात पे कोई भी आपसे टैक्स नहीं ले सकता है। सिंपल। आर्टिकल 326 क्या कहता है? इलेक्शन टू दी लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बेस्ड ऑन एडल्ट सफ्रेज, सिंपल है, वोट देने का अधिकार आर्टिकल 326 से मिलता है। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अदर देन द फंडामेंटल राइट। सिंपल। नाउ थैंक यू सो मच। यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना। सारे PDF मैं वहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो साथ में मिल के, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो ये रहा आपका टेलीग्राम का स्कैनर, इसको स्कैन कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, स्टे हेल्दी।